बीपीएससी मस्त एकेडमी में आप सभी दोस्तों को नमस्कार। आज मैं लेके आया हूँ पार्ट 2, जिसमें पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र से क्वेश्चन है, जिसमें आपको लमसम 200 क्वेश्चन का रिवीजन हो जाएगा दोस्तों। यह है जो इसमें जितने सारे क्वेश्चन दिया हुआ जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला है। हमेशा हर प्रतियोगिता परीक्षाओं में कुछ न कुछ क्वेश्चन आते रहता है, यानी प्रतियोगिता परीक्षाओं में बार बार आया जाता है। उसी को क्वेश्चन को मैं भरसक प्रयास किया हूँ लाने का। आज बिना वक्त गवाए हुए दोस्तों शुरुआत करेंगे क्वेश्चन, लेकिन इससे पहले आपसे एक विनती है कि मेरे चैनल को अगर आप नए मेहमान हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर किसी प्रकार का मेरा वीडियो नेक्स्ट पार्ट का बनता है तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, जिससे आप उसका लाभ ले सकते हैं दोस्तों। तो चलिए बिना वक्त गवाए हुए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना कब हुआ था? 23 मार्च 1950 को। कितना? 23 मार्च 1950 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन का स्थापना हुआ था। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष को मनाया गया था? तो 1973 ईस्वी में। ये सब क्वेश्चन बार बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं दोस्तों। इसको आप क्या करिएगा, कलम कॉपी लेकर के नोट कर लीजिएगा, ताकि उसको आप बार बार रिवाइज कर सकते हैं या वीडियो को बार बार आप देख सकते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने दी है? यानी पारिस्थितिक तंत्र का संकल्पना सबसे पहले किसने? तो टॉन्सले ने दिया है। कौन दिया? टॉन्सले ने। पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 1973 ईस्वी में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना हुआ था 23 मार्च 1950 को। पारिस्थितिकी निशय की संकल्पना किसने दी है? पारिस्थितिकी निशय की संकल्पना किसने दी है? जोसेफ ग्रीनल ने। किसने दिया है? जोसेफ ग्रीनल ने। पारिस्थितिकी निशय आला की संकल्पना किसने दिया है? जोसेफ ग्रीनल ने। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ है? तो 1986 ईस्वी में। यानी भारत में जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ है दोस्तों, 1986 को पारित हुआ था। हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक कौन है? यानी हरित विकास, जिसका इंग्लिश में बोलते हैं हरित विकास, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रीन डेवलपमेंट, एक पुस्तक है जिसका लेखक है डॉक्टर एडम्स। कौन? डॉक्टर एडम्स। हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक कौन है? डॉक्टर एडम्स। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किस चक्र में है? याद रखिएगा दोस्तों, सौर विकिरण का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किस चक्र में है? तो जल चक्र में। किस चक्र में? जल चक्र में है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ अवस्थित है? यानी राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो नागपुर महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ स्थित है? नागपुर महाराष्ट्र में पड़ता है। NWRI नीरी की स्थापना कब और किस रूप में हुआ था? तो नीरी के जो स्थापना हुआ था, ये हुआ था 1958 में चपेरी में। कहाँ? चापेफेरी में 1958 में हुआ था। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियंत्रण शोध संस्थान का स्थापना कब हुआ था? 1958 में हुआ था, है ना, चपेरी में। पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में कहाँ हुआ था? रियो डिगो जेनेरियो में। कहाँ हुआ था? रियो डिगो जेनेरियो। याद रखिएगा, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में कहाँ पर हुआ था? रियो डिगो जेनेरियो में। कहाँ? रियो डिगो जेनेरियो में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
समुद्री वातावरण के मुख्य प्राथमिक उत्पादक कौन है? यानी समुद्री वातावरण के मुख्य प्राथमिक उत्पादक कौन है? फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन है ना। याद रखिएगा, समुद्री वातावरण की मुख्य प्राथमिक उत्पादक कौन है? फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन। पर्यावरण शत्रु या पर्यावरण आतंकवादी पौधा कौन सा है? तो जिसका नाम है यूकेलिप्टस। पर्यावरण शत्रु या पर्यावरण शत्रु या पर्यावरण आतंकवादी पौधा कौन सा है? यूकेलिप्टस। कौन सा पौधा? यूकेलिप्टस। दो विभिन्न समुदाय के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? इकोटेन। कौन कहलाता है? इकोटेन। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? इकोटोन, इकोटोन। दो विभिन्न समुदायों के बीच संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? इकोटोन। पृथ्वी पर सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? याद रखिएगा, पृथ्वी पर सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो है महासागर। कौन सा है? महासागर। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों का चक्रण किस नाम से जाना जाता है? तो जैव भू रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों का चक्रण किस नाम से जाना जाता है? तो जैव भू रासायनिक चक्र। यह किस आंदोलन का नारा है कि पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है? यह किस आंदोलन का नारा है कि पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है? चिपको आंदोलन का। किस आंदोलन का? चिपको आंदोलन का है। भारतीय संसद ने जैव विविधता अधिनियम कब पास किया था? याद रखिएगा दोस्तों, भारतीय संसद ने जैव विविधता अधिनियम कब पास किया था? 11 दिसंबर 2002 को। कब पास किया था? 11 दिसंबर 2002 को। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। कितना? 22 मई को मनाया जाता है। गीदों की संख्या में आई भारी कमी के कारण कौन सा रसायन है? माने गीदों की संख्या में आज भारी कमी के कारण कौन सा रसायन है? डिक्लोफेनिक सोडियम। कौन सा रसायन? डिक्लोफेनिक सोडियम। भारतीय संसद ने जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया? 11 दिसंबर 2002 को। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। गीदों की संख्या में आई कमी के कारण क्या है? डिक्लोफेनिक सोडियम। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स किस जीव की प्रजाति है? इंडियन फ्लाइंग फॉक्स किस जीव की प्रजाति है? तो यह है चमगादड़ का। किस जीव का प्रजाति है? चमगादड़ का। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स किस जीव का प्रजाति है? चमगादड़ का। भारत में जैव विविधता के हॉट स्पॉट कौन से है? भारत में जैव विविधता के हॉट स्पॉट कौन से हैं? तो याद रखिएगा, पूर्वी हिमालय एवं पश्चिमी घाट। कौन सा? पूर्वी हिमालय एवं पश्चिमी घाट है जैव विविधता के हॉट स्पॉट है। जैव विविधता का हॉट स्पॉट कौन है? पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट है। जैव विविधता के संदर्भ में हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने दिया? तो याद रखिएगा, हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने दिया? नॉर्मन मायर्स ने। कौन दिया था? नॉर्मन मायर्स ने। जैव विविधता के संदर्भ में हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने दिया? तो नॉर्मन मायर्स ने दिया। कौन दिया? नॉर्मन मायर्स ने दिया। किस प्रजाति को अपने प्राकृतिक आवास में कितने वर्षों तक न देखे जाने पर विलुप्त माना जाता है? 50 वर्षों पर। यानी 50 वर्ष तक अगर किसी प्राकृतिक आवास में वो पक्षी या पशु या किसी भी जानवर को नहीं देखे जाने पर उसे विलुप्त का कगार दिया जाता है। उसे विलुप्त का कगार दिया जाता है। विलुप्त हुई प्रजाति को किस बुक में सूचीबद्ध किया जाता है? दोस्तों, विलुप्त हुई प्रजाति को किस बुक में सूचित किया जाता है? तो रेड डाटा बुक में। कौन सा? रेड डाटा बुक में। रेड डाटा बुक में। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में। कहाँ? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में। विश्व नमभूमि दिवस
कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व नम भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व नम भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। नम भूमि के संरक्षण से संबंधित सम्मेलन कौन सा था? नम भूमि के संरक्षण से संबंधित सम्मेलन कौन सा था? तो रामसर सम्मेलन। कौन सा? रामसर सम्मेलन। नम भूमि के संरक्षण से संबंधित सम्मेलन कौन सा था? तो रामसर सम्मेलन था। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने दी थी? याद रखिएगा दोस्तों, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना जोसेफ फेरियर ने दिया था। कौन दिया था? जोसेफ फोरियर ने दिया था। ग्रीन हाउस गैसों का संकल्पना किसने दिया था? जोसेफ फोरियर ने। वैश्विक तापमान से संबंधित संधि है क्योटो प्रोटोकॉल। वैश्विक तापमान से संबंधित संधि जो है क्योटो प्रोटोकॉल है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, स्किप मत करिएगा। कार्बन क्रेडिट की विचारधारा को किस संधि के बाद सामने आई? यानी कार्बन क्रेडिट की विचारधारा किस संधि के बाद सामने आई? तो क्योटो प्रोटोकॉल के बाद सामने आया। किसके कारण? क्योटो प्रोटोकॉल के बाद सामने आया। कार्बन क्रेडिट की विचारधारा किस संधि के बाद सामने आया? क्योटो प्रोटोकॉल के बाद सामने आया। पृथ्वी के औसत तापमान में पिछली शताब्दी से कितनी वृद्धि हुई है? तो 0.8 डिग्री सेल्सियस वृद्धि हुआ है। कितना? 0.8 डिग्री सेल्सियस वृद्धि हुआ। पृथ्वी के औसत तापमान में पिछली शताब्दी से कितना वृद्धि हुआ? तो 0.8 डिग्री सेल्सियस वृद्धि हुआ। जुगाली करते समय पशुओं के मुंह में कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन गैस। जुगाली करते समय पशुओं के मुंह से कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन गैस निकलता है। तो याद रखिएगा, मीथेन गैस निकलता है। कौन सा गैस निकलता है? मीथेन गैस निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने के लिए कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो न्यूजीलैंड है। कौन सा देश है? विश्व का पहला देश कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने के लिए कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश है न्यूजीलैंड। ओजोन परत मुक्त वायुमंडल के किस मंडल में पाया जाता है? तो समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर को कहा जाता है। ओजोन परत मुक्त वायुमंडल के किस मंडल में पाई जाती है? तो समताप मंडल में। कौन सा मंडल में? समताप मंडल में। ओजोन परत पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर पाई जाती है? 20 से 35 किलोमीटर के आसपास। ओजोन परत पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर पाई जाती है? 20 से 35 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखेगा। सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण किस उद्योग के मलबे से होता है? तो याद रखिएगा, चमड़ा उद्योग के मलबे से सबसे ज़्यादा रासायनिक प्रदूषण होता है। पूछता है क्वेश्चन, सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण किस उद्योग के मलबे से होता है? तो चमड़ा उद्योग के मलबे से होता है। अम्लीय वर्षा किसके कारण होता है? नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। जैव विविधता को विकसित होने में कितना समय लग जाता है? तो लाखों वर्ष लग जाता है। कितना समय? जैव विविधता को विकसित होने में कितना समय लग जाता है? तो लाखों वर्ष लग जाता है दोस्तों। जैव विविधता का अध्ययन के अंतर्गत समूह बनाने के क्रम को क्या सुनिश्चित किया जाता है? यानी जैव विविधता को अध्ययन के अंतर्गत समूह बनाने के क्रम में क्या सुनिश्चित किया जाता है? तो यह विशिष्ट लक्षण जो जीवधारियों में मौलिक अंतर उत्पन्न करता है, वह विशिष्ट लक्षण जो जीवधारियों में मौलिक उत्पन्न करता है। क्या करता है? वह विशिष्ट लक्षण जो जीवधारियों में मौलिक उत्पन्न करता है। समुद्र में रहने वाले 5 जीवों के नाम कौन कौन है? तो पहला है फ्रवाल, हेल, दूसरा हेल, तीसरा है ऑक्टोपस,
फिर चौथा स्टार फिशू, फिर क्या है शार्क है। याद रखिएगा। समुद्र में रहने वाला 5 जीवों का नाम है। पहला है प्रवाल, क्या है परवाल, फिर दूसरा है हेल, तीसरा है ऑक्टोपस, चौथा है स्टार फिश, पांचवा है शार्क, क्या है शार्क। किसी जीव के लक्षण से क्या तात्पर्य है? किसी जीव के लक्षण से क्या तात्पर्य है? तो उस जीव का कोई विशिष्ट रूप या विशिष्ट कार्य हो, उस जीव का कोई विशिष्ट रूप हो या विशिष्ट कार्य हो। पौधा का शरीर किस आधार पर विकसित होता है? भोजन बनाने की क्षमता के आधार पर विकसित होता है। पौधा पौधों का शरीर किस आधार पर विकसित होता है? भोजन बनाने की क्षमता के आधार पर। जंतुओं का शरीर किस आधार पर विकसित होता है? भोजन ग्रहण करने के आधार पर। यानी जंतु का शरीर किस आधार पर विकसित होता है? भोजन ग्रहण करने के आधार पर। पौधा का शरीर किस आधार पर विकसित होता है? भोजन बनाने की क्षमता के आधार पर। किस आधार पर पौधों और जंतुओं को भिन्न आधारों पर रखा जाता है? यानी किस आधार पर पौधों और जंतुओं को भिन्न आधार पर रखा जाता है? तो भोजन बनाने और भोजन ग्रहण करने के आधार पर। याद रखिएगा, भोजन बनाने और भोजन ग्रहण करने के आधार पर इसको रखा जाता है। शरीर में होने वाले परिवर्तन किस पर निर्भर करता है? क्वेश्चन है, शरीर में होने वाले परिवर्तन किस पर निर्भर करता है? तो शरीर की बनावट पर। किस पर? शरीर का बनावट पर निर्भर करता है। जीवों का वर्गीकरण किस बात से संबंधित है? याद रखिएगा, जीवों का वर्गीकरण किस बात से संबंधित है? तो जैव विकास बात से संबंधित है। किससे? जैव विकास बात से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जैव विकासवाद की अवधारणा किसने दिया था? यानी जैव विकासवाद की अवधारणा किसने दी थी? डार्विन ने दिया था। किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। जैव विकासवाद की अवधारणा किसने दिया था? डार्विन ने। डार्विन की जैव विकास की अवधारणा कब प्रकाशित हुआ था? तो सन 1859 में डार्विन की पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक। पूछता है क्वेश्चन, डार्विन की जैव विकास की अवधारणा कब प्रकाशित हुआ था? तो सन 1859 में डार्विन की पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक से। द अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जितना भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ सब कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किन और कब 3 वैज्ञानिक ने सारे सजीवों को किंगडम नमक वर्गों में विभाजित किया था? किन और कब 3 वैज्ञानिक, कितने वैज्ञानिक? 3 वैज्ञानिक ने सारे सजीव को किंगडम नामक वर्गों में विभाजित किया था? तो ये वैज्ञानिक का नाम है अर्नस्ट हेक्ले। कब? 1894 ईस्वी में। रॉबर्ट वहीटेकर 1959 ईस्वी में और कार्ल बोस 1977 में। माने 3 गो जो वैज्ञानिक थे सारे सजीवों को किंगडम नामक नमक वर्गों में विभाजित करने का प्रयास किया, जिनका नाम है अर्नस्ट हेक्ले 1894 ईस्वी में, रॉबर्ट वहीटेकर 1959 में, कार्ल बोस 1977 में। वहीटेकर ने के वर्गीकरण के 5 किंगडम कौन से थे? वहीटेकर के वर्गीकरण के 5 किंगडम कौन से थे? तो मोनेरा, प्रोस्टिटा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। याद रखिएगा, वहीटेकर के वर्गीकरण के 5 किंगडम कौन है? मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटी है, एनिमेलिया है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। आगे अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जीवों को किन उपसमूह में बांटा गया है? यानी जीवों को किस समूह में बांटा गया है? तो बांटा गया है जगत जंतु संघ। जगत एक वर्ग अलग है, जंतु संघ वर्ग अलग है, वर्ग अलग है, गण अलग है, कुल वंश जाति में बांटा गया है। याद रखिएगा, जीवों को किन उपसमूह में बांटा गया है? जगत जंतु संघ में, वर्ग में, गण में, कुल में, वंश में, जाति में बांटा गया है। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई
तक किस प्रकार पहुँचते हैं। याद रखिएगा, वर्गीकरण की आधारभूत इकाई तक किस प्रकार पहुँचते हैं। तो वर्गीकरण के पदानुक्रम क्रम में जीवों को विभिन्न लक्षण के आधार पर छोटे से छोटे समूह में बांटते हुए आधारभूत इकाई तक पहुँचते हैं। वर्गीकरण के पदानुक्रमण क्रम में जीवों को विभिन्न लक्षण के आधार पर छोटे से छोटे समूह में बांटते हुए आधारभूत इकाई तक पहुँचते हैं। किस जाति में किस रूप में काफ़ी समानता होती है। किस जाति में किस रूप में काफ़ी समानता होती है। तो बाह्य रूप में सबसे ज़्यादा समानता होता है। किस जाति में किस रूप में काफ़ी समानता होती है। तो बाह्य रूप में सबसे ज़्यादा समानता होती है। मोनोरा वर्ग के जीव पोषण के आधार पर कैसे हो सकता है। माने मोनोरा वर्ग का जो जीव है पोषण के आधार पर किस प्रकार का हो सकता है। तो जो मोनेरा वर्ग का जो जीव है दोस्तों, वह स्वपोषी और विषमपोषी होता है। कैसा? स्वपोषी एवं विषमपोषी होता है। स्वपोषी एवं विषमपोषी होता है। किस वर्ग का? मोनेरा वर्ग का। मोनेरा वर्ग के 3 उदाहरण कौन है। पहला उदाहरण है जीवाणु। मोनेरा वर्ग में जीवाणु आता है, नीलहरी शैवाल होता है, माइकोप्लाज्मा आता है। मोनेरा वर्ग में 3 उदाहरण कौन कौन है। जीवाणु आता है, नीलहरी शैवाल आता है, माइकोप्लाज्मा आता है। मोनेरा वर्ग के 3 उदाहरण कौन कौन है। जीवाणु है, नीली हरी शैवाल है, माइकोप्लाज्मा है। कौन कौन? जीवाणु है, नीली हरी शैवाल है, माइकोप्लाज्मा है। प्रोटिस्टा वर्ग के 3 उदाहरण कौन कौन है। एक कोशिकीय शैवाल है। प्रोटिस्टा वर्ग कौन कौन है। एक कोशिकीय शैवाल है, प्रोटोजोआ डाइप्टेरमस है। याद रखिएगा दोस्तों, प्रोटिस्टा वर्ग के 3 उदाहरण कौन कौन है। एक कोशिकीय शैवाल है, प्रोटोजोआ है, डाइएटमस है। डाइएटमस है। एक कोशिकीय शैवाल है, प्रोटोजोआ है, डाइएटमस है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। जब तक आप लास्ट तक नहीं देखिएगा तब तक आपको पूरी क्वेश्चन की जानकारी नहीं मिलेगा। सभी सभी कशेरुकाओं को प्रमुख लक्षण कौन है। सभी कशेरुकाओं को प्रमुख लक्षण है नोटाकार्ड। कौन सा? नोटाकार्ड, कशेरुदंड, कशेरुदंड और मेरुरज्जु। कशेरुदंड और मेरुरज्जु। त्रिकोणरक शरीर, त्रिकोणरक शरीर है। जोड़ीदार गलफड है, जोड़ीदार गलफड है। देह गुहा है, देह गुहा है। याद रखिएगा, सभी कशेरुकाओं का प्रमुख लक्षण है नोटाकार्ड, कशेरुकदंड और मेरुरज्जु। त्रिकोणरक शरीर है, त्रिकोणरक शरीर है। जोड़ीदार गलफड देह गुहा है, जोड़ीदार गलफड देह गुहा है। मत्स्य कहाँ पाए जाते हैं। समुद्र तथा मीठे पानी में पाए जाते हैं। मत्स्य कहाँ पाए जाते हैं। समुद्र तथा मीठे पानी में पाए जाते हैं। मत्स्य वर्ग का शरीर किससे से ढका रहता है। शल्क तथा मत्स्य वर्ग का शरीर किससे ढका होता है। शल्क और तथा प्लेटों से, शल्क और प्लेटों से। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए